नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 8 दिसंबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ब्लैक फ्राइडे फॉर एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेक्टर में जो क्राइसिस आए उससे संबंधित आर्टिकल है। दूसरा, सर्विलियंस एप्स इन वेलफेयर स्कीम्स, मतलब वेलफेयर स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में जो सर्विलियंस एप्स का इस्तेमाल होता है उससे संबंधित आर्टिकल है। और तीसरा है इंडिया रशिया रिलेशंस। पुतिन की विजिट की आउटकम क्या निकल के आई उससे संबंधित हम चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में ना पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल एविएशन सेफ्टी के बारे में है। आर्टिकल का टाइटल है ब्लैक फ्राइडे फॉर एविएशन सेफ्टी इन इंडिया। और ये आर्टिकल जो लिखा है ना कैप्टन ए रंगानाथन ने लिखा है। ये एविएशन सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं और खुद पहले पायलट रह चुके हैं। तो इस आर्टिकल में ना हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले FDTL रूल्स हैं क्या, जिनकी वजह से पूरा विवाद हुआ। 5 दिसंबर 2025 को आखिरकार हुआ क्या था, कैसे 2007 से सेफ्टी को इग्नोर किया जा रहा है एयरलाइंस के द्वारा। फिर हम एक लीगल एंगल भी देखेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट और DGCA का क्या रोल है, और एयरलाइंस प्रॉफिट कमाने के लिए कैसे रूल्स तोड़ती हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे DGCA आखिरकार इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, और लास्ट में सॉल्यूशंस की बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, FDTL रूल्स हैं क्या जिसके कारण ये पूरा विवाद हुआ। ये देखो यहां पे FDTL रूल्स यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अगर देखो सीधे शब्दों में आपको बताऊं, पायलट की ड्यूटी के घंटे होते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। मतलब देखो पायलट कोई मशीन नहीं है, इंसान है। पायलट को भी थकान होती है, नींद आती है, फटीग होती है। और देखो एविएशन में ना फटीग यानी थकान सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देखो पायलट थका हुआ है तो फिर उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। एकदम से कोई हादसा हो गया, वो एक्ट नहीं कर पाता क्योंकि थका हुआ है, उसका रिएक्शन टाइम काफी कम है। एक रिसर्च कहती है एक थका हुआ पायलट उतना ही खतरनाक है जितना कि ड्रंक ड्राइवर, जितना कि दारू पी के जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। तो इसीलिए DGCA जो है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे देश में एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करता है ना, DGCA, इसीलिए DGCA ने ना FDTL बनाए हैं, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के रूल्स बनाए हैं कि पायलट कितने घंटे उड़ान भरेगा, कितना घंटे वो रेस्ट करेगा। लेकिन देखो क्या ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो DGCA ने बनाए पायलट के रेस्ट और कितने घंटे पायलट काम करेगा उससे संबंधित। आंसर देखो ये है इस क्वेश्चन का कि पहले तो फॉलो नहीं हो रहे थे, लेकिन जब फॉलो होने स्टार्ट हुए तो ये सारे क्राइसिस पैदा हो गए। क्या हुआ था 5 दिसंबर 2025 को, यानी 3-4 दिन पहले, जब मैं भी फंस गया था, मुझे वापस आना था, लेकिन मैंने रजनीकांत सर को वीडियो दी। देखो इस दिन ना इस दिन को राइटर बोलते हैं 5 दिसंबर 2025 को ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्राइवेट एयरलाइन से इंडिगो ने ना फ्लाइट कैंसिलेशन कर दिए बहुत ज़्यादा, पूरे मतलब ऑलमोस्ट 1000 फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल कर दिए। क्यों हुआ ये? क्योंकि वो कहते हैं कि देखो नए रूल्स के कारण ना, FDTL के नए रूल्स जो लागू हुए हैं उनके इंप्लीमेंटेशन के कारण हमारे पास में ना पायलट्स की शॉर्टेज है। पायलट्स ही नहीं है प्लेन उड़ाने के लिए, पूरा जो हमारा सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। तो इसलिए एक बार हम सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर देते हैं, फिर जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसा बोला इंडिगो ने। अब गवर्नमेंट का रिएक्शन देखो। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने देखो ट्विटर पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि FDTL रूल्स का जो इंप्लीमेंटेशन है ना वो अभी के लिए रोक दिया गया है। मतलब नए सेफ्टी रूल्स को ना फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला जाता है, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी है ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करना और पैसेंजर्स को रिलीफ देना। DGCA ने भी पायलट से कोऑपरेट करने को कहा कि प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। मतलब फिर से नए जो FDTL रूल्स लागू हुए थे ना, उनको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी जो पुराने रूल्स थे
उन्हीं के अनुसार अब एक बार फिर से जो पायलट्स हैं वो उड़ान भरेंगे, यानी थके हुए जो पायलट्स हैं वो प्लेन उड़ाएंगे। ये देखो सीधा सीधा मसला है सेफ्टी वर्सेस कॉमर्शियल इंटरेस्ट का। सरकार ने सेफ्टी को फिलहाल के लिए साइड में रख दिया, सिर्फ इसलिए ताकि एयरलाइन को लॉस ना हो। हालांकि सरकार कहती है कि हमारा प्रॉफिट लॉस प्रायोरिटी नहीं है, पैसेंजर्स को रिलीफ देना हमारी प्रायोरिटी है। आपको बताऊं ये कितने जबरदस्त क्राइसिस थे। अभी देखो मेरा सामान ना पहले 3 दिसंबर को मैं गया था, अमृतसर गया था, आपको पता ही है। तो 3 दिसंबर को मैं चला गया और फैमिली के साथ में था। सामान आया ही नहीं, सामान नहीं आया और बोल रहे थे कि अगली फ्लाइट में आएगा, आया ही नहीं। यानी 4 दिसंबर को मैं खुद एयरपोर्ट पे गया सामान लेने के लिए और फिर 5 दिसंबर को वापस जाना था। तो पता ही नहीं लग रहा था कि फ़्लाइट कैंसिल हुई है नहीं हुई है, एयरपोर्ट जाएं नहीं जाएं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और बल्कि देखो चलो मेरा तो सामान मिल गया, वहाँ पे 2-3 लोग ऐसे थे बेचारे मेरी फ़्लाइट के थे और उनका सामान तो मिला भी नहीं था। 4 तारीख को शाम तक वो अपने सामान के लिए जदोजहद कर रहे थे। बाद में मुझे पता लगा वीडियोस जो देखी कि जो पैसेंजर्स हैं वो इंडिगो को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप रिफंड भी मत दीजिए, कैंसलेशन का मत बताइए, हमारा सामान तो वापस दे दो जो आपने लिया है। तो सामान तक वापस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ये सब चल रहा था। लेकिन देखो ये जो FDTL रूल्स का मामला है ना, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, इसका भाई पूरा बैकग्राउंड है। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं, एक सेकेंड। हाँ भाई बैकग्राउंड देखिए, 2007 में हम चलते हैं। 2007 में ना DGCA ने ना एक बहुत अच्छे रूल बनाए, 2007 की बात है। इसमें इन रूल्स में ना जो क्रू है, जो प्लेन वगैरह उड़ाता है, उनके रेस्ट पे काफी ज्यादा फोकस किया था जो DGCA ने ये रूल्स बनाए। लेकिन एयरलाइन के जो ओनर्स थे ना वो खुश नहीं थे, उन्होंने मिनिस्टर से शिकायत कर दी। फिर आता है 2008, मिनिस्टर ने ना DGCA को ऑर्डर दे दिया, कहा कि नए रूल्स को फिलहाल आप इंप्लीमेंट मत करो। मिनिस्टर ने DGCA को बोल दिया कि आप नए रूल्स को फिलहाल इंप्लीमेंट मत करो। आप पैटर्न देख रहे हो, देखो एयरलाइन ओनर्स रोते हैं, सरकार रूल्स हटा देती है। मतलब कॉमर्शियल इंटरेस्ट हमेशा सेफ्टी पर भारी पड़ते हैं। जब देखो सरकार नहीं सुनती तो आपको पता है क्या होता है, फिर कोर्ट जागती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ये पूरा जो मामला था कोर्ट में चला गया। जो पायलट एसोसिएशन थी ना, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया था कि हमें प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया जा रहा है और DGCA ने जो रूल्स बनाए थे वो पायलट सेफ्टी पर फोकस करते थे, लेकिन सरकार के कहने पे उन रूल्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इसलिए कोर्ट चली गई, बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई पायलट एसोसिएशन। केस का नाम भी दिया हुआ है आर्टिकल में, केस का नाम ये है, यहां पे है, जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट केस है नहीं, लेकिन केस का नाम है रिट पिटीशन 1687। अब हाई कोर्ट ने शुरू में तो देखो पायलट का साथ दिया। कोर्ट ने कहा आप पायलट्स की जिंदगी के साथ में खेल रहे हैं। कोर्ट ने DGCA और मिनिस्ट्री को फटकार लगाई। जज ने क्लियर कहा कि पायलट शॉर्टेज है तो फ्लाइट्स कम करो, ड्यूटी मत बढ़ाओ, सीधी सी बात है। अब पॉइंट आप ये नोट करना कि देखो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए ना सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। लेकिन यहां पे कहानी में ना ट्विस्ट आता है। कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, बाद में इवन हाई कोर्ट ने भी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपना जो ऑर्डर था वो रिवर्स कर दिया। समझ रहे हो कहानी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर रिवर्स कर लिया और उन्होंने मिनिस्ट्री के एक्शन को सही मान लिया कि हां जो मिनिस्ट्री ने किया है बिल्कुल सही किया है। जुडिशरी ने भी यहां पे सेफ्टी को इग्नोर कर दिया बाद में। पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि पायलट्स की सेफ्टी पे ज्यादा फोकस करो, आपके पायलट्स कम हैं तो उड़ान कम भरो, लेकिन थके हुए पायलट से मत उड़वाओ। लेकिन बाद में कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर को रिवर्स कर लिया और मिनिस्ट्री की बात को सही माना। लेकिन देखो जब कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिवर्स किया ना, उसके बाद भी मामला चलता रहा और पायलट एसोसिएशन ने हार नहीं मानी और देखो कई सालों तक मामला चलता रहा। फिर ना 3 बड़ी चीजें हुई। एक तो जो मैंने बताया, ये पायलट के एसोसिएशन ने कोर्ट में हार नहीं मानी,
उन्होंने देखो कोर्ट में ना आखिरकार प्रूव कर दिया कि जो पुराने रूल्स हैं ना वो साइंटिफिकली गलत हैं। बाद में आखिरकार कोर्ट ने फिर डीजीसीए को फटकार लगाई कि आप पायलट्स को ना बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट कर रहे हो। कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया कि आप रूल्स बदलो वरना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो डीजीसीए ने भी फिर देखो ना चाहते हुए कोर्ट के डर से नए रूल्स जो थे वो नोटिफाई किए। लेकिन सिर्फ एक कारण ये नहीं था। देखो दुनिया भर में ना एविएशन के रूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम है ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है दुनिया भर में एविएशन के रूल्स। इंडिया चाहता है कि हम ग्लोबल एविएशन लीडर बने, लेकिन देखो ICAO के ऑडिट में ना इंडिया की रेटिंग लगातार गिर रही थी। वजह हमारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे ना वो आउटडेटेड थे, वो पुराने थे। अगर इंडिया रूल्स अपडेट नहीं करता तो हमारी एयरलाइंस को ना फॉरेन कंट्रीज में बैन किया जा सकता था, ये डर था। तो इंटरनेशनल इमेज बचाने का प्रेशर था इंडिया की एविएशन मिनिस्ट्री के ऊपर। फिर देखो एक तीसरी चीज, पहले यह माना जाता था कि पायलट्स को ना बस नींद आ रही है, लेकिन नई रिसर्च ने ना एक और चीज प्रूव की, कम्युलेटिव फैटीग। ये क्या टर्म है कम्युलेटिव फैटीग? आप समझो, अगर देखो आप ना रोज 2 घंटे कम सोते हो तो 1 हफ्ते बाद आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा जैसे आप नशे में हो। रिसेंट टाइम्स में देखो कुछ पायलट्स की डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, मतलब वो स्ट्रेस में थे तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई। तो इससे ना पायलट के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था। अगर रूल्स नहीं आते तो पायलट्स इवन स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से ना फाइनली डीजीसीए ने आदेश दे दिया था कि आप 1 नवंबर से ना नए जो FDTL रूल्स जो है ना वो लागू करो। और ये डीजीसीए ने अचानक से नहीं किया, इसके लिए ना सफिशिएंट टाइम दिया गया था एयरलाइंस को। सफिशिएंट टाइम्स दिया गया था कि आपके पास में टाइम है। डेडलाइन 1 नवंबर 2025 की है, 1 साल पहले ही उन्हें बता दिया गया था। लेकिन दिक्कत जानते हो कहां पे हुई? दिक्कत यहां पे हुई कि ना इंडिगो ने डीजीसीए की इस डेडलाइन को ना इग्नोर कर दिया, नए पायलट्स हायर नहीं किए। क्योंकि देखो पुराने पायलट्स को रेस्ट ज्यादा देना था, वो ज्यादा समय तक रेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको नए पायलट्स चाहिए उतने ही प्लेन उड़ाने के लिए। लेकिन इंडिगो ने नए पायलट्स हायर नहीं किए, उन्होंने तैयारी नहीं की, इंडिगो गहरी नींद में थी। और जब डेडलाइन आई तो फिर फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी क्योंकि उनके पास में पायलट्स ही नहीं है। और फिर जानते हो आप क्या ही हुआ, फिर पैसेंजर सड़क पर आ गए। यूं बोला जा रहा है इंडिगो के द्वारा कि हम रिफंड दे देंगे, लेकिन रिफंड तो दे देंगे, अब किसी का एग्जाम छूट गया, किसी ने 3 दिन होटल में एक्स्ट्रा बिताए, किसी को आगे शादी में जाना था, फंक्शन में जाना था, न जाने कितने लोगों ने कितनी कितनी परेशानियां झेली। तो ये कैसे सोल्व होगा? ये तो सोल्व हो ही नहीं सकता। तो इंडिगो ने जो कुछ किया ये देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ना एक बहुत बड़ा फेलियर था, ये एथिक्स का भी वायलेशन है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो इंडिगो में ये सारे जो क्राइसिस आए, सीधे शब्दों में बोलें तो ये सारी जो भसड़ हुई, अब इसके पीछे रीजन ये है कि जो डीजीसीए है ना वो डीजीसीए इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं कर पाती। कैसे काम नहीं कर पाती? क्योंकि देखो डीजीसीए जो है वो इंडस्ट्री की गोद में जाके बैठ जाती है। कैसे बैठ जाती है? अब देखो कायदे से वैसे डीजीसीए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर डीजीसीए काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का काम क्या है? हमारे देश में एविएशन की ग्रोथ, और एविएशन की ग्रोथ कौन कर रहा है? इंडिगो, एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस कर रही हैं। तो मतलब यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। इवन ICAO इंटरनेशनल रूल्स बनाने वाली जो बॉडी है ना, इन्होंने 2006 में वार्निंग दे दी थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया को भैया एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए। डीजीसीए का काम है सेफ्टी रोकना यानी रेगुलेशन, लेकिन दोनों ही इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। डीजीसीए हमेशा पसोपेश में रहता है, वो सेफ्टी को ज्यादा तवज्जो दे या फिर अपने आका की सुने। डीजीसीए का आका कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, जिसका काम है एविएशन को बढ़ाना, जिसका काम है हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा प्लेन उड़े, ये इंश्योर करना। तो डीजीसीए का यहां पे इंटरेस्ट क्लैश होता है कि वो अपने सर की बात सुने या फिर इनका जो कर्तव्य है उसकी सुने।
तो डीजीसीए सिर्फ ना एक कठपुतली बन के रह गया, पपेट बन के रह गया है। 5 दिसंबर को भी यही साबित हुआ। डीजीसीए ने पहले पायलट्स को अपील की कि प्लीज आप काम कीजिए, फिर मिनिस्ट्री ने इवन वो रूल ही वापस ले लिए। नए जो एफडीटीएल रूल्स 1 नवंबर से लागू हुए थे ना, वो वापस ही ले लिए। तो ये देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाला एटीट्यूड है कि हाँ, मतलब जो ये प्राइवेट कंपनी है आपको मजबूर कर सकती है नए रूल्स बनाने के लिए, तो वो वाली बात हो गई। डेवलप नेशंस में ऐसा नहीं होता। अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ना, इतिहास गवाह है इस चीज का, जो सेफ्टी रेगुलेशंस है ना, वो देखो ब्लड में लिखे जाते हैं। मतलब जब कोई हादसा हो जाता है ना, तब सेफ्टी रेगुलेशंस सरकार लेके आती है। इंडिया में ना 2010 के बाद में 3 बड़े एक्सीडेंट्स हुए। एक मंगलुरु में हुआ, एक कोझिकोड में, और तीसरा अहमदाबाद में, अभी हाल ही में जो हुआ था। अहमदाबाद क्रैश की जो रिपोर्ट है अभी तक देखो दबाई गई है, पूरी तरह से पब्लिक में नहीं आई है। इंडिगो के सीईओ ये कह रहे हैं कि 10-15 दिनों में सब नॉर्मल होगा, पर सेफ्टी का क्या? मतलब अभी तो रूल्स हटा दिए गए ना, सब नॉर्मल तो हो गया, ऑपरेशंस तो नॉर्मल हो गए, लेकिन सेफ्टी का क्या? और सेफ्टी देखो सबसे निचले स्तर पर प्रायोरिटी दी जाती है हमारे देश के एविएशन इंडस्ट्री में, मतलब भगवान भरोसे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। राइटर लास्ट में सजेशन देखो यही देते हैं कि सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, डीजीसीए को इंडिपेंडेंट होकर काम करना पड़ेगा, या फिर डीजीसीए का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर काम करती है, तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से अलग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सर्विलियंस एप्स इन वेलफेयर से संबंधित है। और ये आर्टिकल देखो रितिका खेड़ा ने लिखा है, जो आईआईटी दिल्ली में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। तो इस आर्टिकल में ना हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे स्नेक ऑयल कंसेप्ट आखिरकार है क्या, और फील्ड एविडेंस, मनरेगा, आंगनवाड़ी और पीडीएस में जो एप्स यूज होती हैं उनका रियल सच क्या है। ह्यूमन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे देखो टेक सिंसियर वर्कर्स को सजा देती है, पनिश कर देती है। और फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की भी बात करेंगे, मतलब अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत में देखो राइटर ना एक बात बोलती हैं, आप ना एक सीन के बारे में सोचिए, एक ना क्लीनिंग स्टाफ है, वो सफाई कर रहा है, साथ में ना वो अपना वीडियो भी बना रहा है। क्यों? ताकि वो प्रूव कर सके कि उसने सफाई की है, उसने काम किया है। सरकार को यह लगता है कि सर्विलेंस ही एकमात्र सॉल्यूशन है। हम देश में ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर ट्रस्ट नहीं करते। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन सिर्फ सर्विलेंस है? कॉमन परसेप्शन क्या है सरकारी कर्मचारियों के बारे में? लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, रिश्वत मांगते हैं। सरकार ने सोचा कि टेक्नोलॉजी यूज करें, तो उन्होंने ना डिजिटल टूल्स को ना एक जादू की छड़ी सोच लिया कि डिजिटल टूल्स की सहायता से हम सरकारी कर्मचारियों पे लगाम लगा सकते हैं। लेकिन राइटर बोलती हैं ये देखो एक स्नेक ऑयल है। क्या है? स्नेक ऑयल है। स्नेक ऑयल का मतलब देखो 19वीं शताब्दी में ना यूएसए में लोग स्नेक ऑयल बेचते थे, कहते थे इससे ना हर बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन देखो वो ना नकली दवा होती थी। आज के टाइम में देखो एप्स और बायोमेट्रिक्स, ये स्नेक ऑयल है, मतलब नकली दवा है, इनसे कुछ ठीक नहीं होने वाला है। ऐप से और बायोमेट्रिक से। बायोमेट्रिक की एक केस स्टडी देते हैं राइटर। वो कहते हैं देखो मैं हवा में बात नहीं करूंगी, मैं केस स्टडी दूंगी। झारखंड का खुंटी ब्लॉक है, झारखंड का खुंटी ब्लॉक। सरकार ने ये बोला कि बायोमेट्रिक से, यानी जो आंखें स्कैन करके या फिर अंगूठा लगा के आप ना अटेंडेंस लगाओ, हमें पंक्चुअलिटी चाहिए, सब टाइम पे आएंगे। अगर टाइम पे अंगूठा नहीं लगाया तो सैलरी कटेगी। लेकिन रियलिटी क्या है? खुंटी ब्लॉक में इंटरनेट कनेक्शन खराब है। कुछ ईमानदार जो ऑफिसर्स हैं, अब वो देखो शाम को भी काम करते थे क्योंकि शाम को इंटरनेट स्पीड अच्छी होती थी। लेकिन सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम ने कहा कि सुबह 10 बजे अंगूठा क्यों नहीं लगाया आपने? फोकस काम से हटकर अटेंडेंस पे चला गया। ऑफिसर ने सोचा काम हो ना हो अटेंडेंस जरूर लगानी है, तो उनका जो फोकस था वो अटेंडेंस पे चला गया, काम पे नहीं था।
अब एक और केस स्टडी देखिए, ये केस स्टडी राजस्थान की है। राजस्थान में नर्सिस से संबंधित ये केस स्टडी है। राजस्थान में ना एक आरसीटी हुआ। आरसीटी समझते हो? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अगर किसी इशू पे साइंटिफिक स्टडी करनी है ना, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी आरसीटी। तो आरसीटी जब हुआ तो स्टडी में यह देखा गया कि बायोमेट्रिक्स लगाने के बाद में क्या असर हुआ, और रिजल्ट देखो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। रिजल्ट ये था कि बायोमेट्रिक्स लगाने के बाद में ना, यानी ये सिस्टम लगाने के बाद में एब्सेंटिज्म जो था वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया, बल्कि नर्सेज ज्यादा एब्सेंट रहने लगी, क्योंकि नर्सेज डीमोटिवेट हो गई। उन्हें लगा सिस्टम उन पे शक कर रहा है, वर्क कल्चर जो था पूरी तरह से खराब हो गया। तो ये दूसरी केस स्टडी राइटर बोलते हैं। अब इसके बाद राइटर आते हैं रूरल इंडिया की लाइफलाइन पर। रूरल इंडिया की लाइफलाइन क्या है? मनरेगा। लेकिन मनरेगा में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन की। रिकॉर्ड्स में दिखाया जाता है कि 100 लोग काम कर रहे हैं, असलियत में ग्राउंड पर कोई नहीं है, और पैसे जो थे वो मास्टरमाइंड खा जाते थे, अभी भी खाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बंद हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट लेके आई एक ऐप, NMMS ऐप, यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। 2022 में सरकार ये एप्लीकेशन लेके आई थी मनरेगा स्कीम में मॉनिटरिंग के लिए। रूल ये था, दिन में जो मनरेगा वर्कर्स है ना, मतलब 2 बार अपनी फोटो अपलोड करेंगे, या फिर जहां पे काम चल रहा है वहां पे उनकी जो फोटो है वो 2 बार अपलोड होगी एक दिन में। लेकिन करप्शन करने वालों ने ना इसका तोड़ निकाल लिया। तोड़ क्या निकाला? उन्हें पता लग गया कि ऐप को सिर्फ एक JPEG फाइल चाहिए, तो वो क्या करते? वो पुरानी फाइल अपलोड कर देते, या किसी और की फोटो लेके अपलोड कर देते। कौन देखने वाला है, समझ गए? तो वो रैंडम फोटोज डाल देते, वर्कर वहां पे है ही नहीं, बट फोटो अपलोड हो गई। तो जुलाई 2025 में ना सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ना खुद माना, हां इस प्रकार से जो फ्रॉड है वो चल रहा है। करप्शन का तरीका बदल गया है। पहले देखो फर्जी सिग्नेचर होते थे, अब फर्जी फोटोग्राफ भी आने लगे हैं। करप्शन नहीं रुका, बस तरीका बदल गया। अब इसके बाद बात करते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की। उनकी एक स्कीम है टेक होम राशन। बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को ना राशन मिलता है, वो घर ले जा सकती हैं। सरकार ने यह बोला कि हम ना फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाएंगे, FRT, कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं अपनी शक्ल दिखाएं, उनका फेस रिकॉग्नाइज होगा और वो घर राशन ले जा सकती हैं। और यह भी इंश्योर किया गया कि जो मदर्स हैं जिनको राशन चाहिए, उनकी फोटो ली जाए, उनकी आईज ब्लिंक करते हुए, मतलब मदर्स की आईज ब्लिंक कर रही हैं, और इस प्रकार से उनकी फोटो कैप्चर की जाए, ताकि देखो सही ढंग से कंफर्म हो कि राशन सही बंदे को मिले। इसे बोलते हैं पोषण ट्रैकर। क्या बोलते हैं? पोषण ट्रैकर। लेकिन देखो ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक आंगनवाड़ी वर्कर ने यह बताया, कनेक्टिविटी है ही नहीं, ऐप जो है वो हैंग हो जाता है, भीड़ लग जाती है। उसने ना एक सिंपल बात बोली, जिसे देखो चोरी करनी है ना वो करेगा, वो कैसे भी तोड़ निकाल लेगा। फोटो अपलोड करने के बाद भी वर्कर राशन देने से मना कर सकती हैं कि नहीं हम आपको राशन नहीं देंगे, नहीं है। टेक्नोलॉजी ने जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स कर दिया है, लेकिन करप्शन नहीं रुका है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल राइटर देती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में राइटर बोलते हैं PDS सिस्टम है। PDS सिस्टम मतलब राशन की दुकान से राशन मिलता है। अब इसमें ना एक सिस्टम यूज होने लगा है, ABBA, यानी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। लॉजिक क्या था? सिर्फ जिसका नाम कार्ड पर है वही राशन लेगा, बायोमेट्रिक मैच होगा तभी अनाज मिलेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, एक बुजुर्ग महिला है या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पहले देखो वो पड़ोसी को भेज देता था राशन लेने के लिए, अब सिस्टम कहता है नहीं खुद आओ, वो चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, इसलिए उनको राशन मिलता ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या होता है? वो एक्सक्लूड हो जाते हैं वेलफेयर स्कीम से, उन्हें अनाज मिलना बंद हो गया। इसे बोलते हैं पेन विदाउट गेन, पेन विदाउट गेन। और करप्शन पहले की तरह क्या हो रहा है? हां, जो राशन डीलर है अब भी देखो 5 किलोग्राम की जगह 4.5 किलोग्राम देता है, आधा किलो बचा लेता है।
मशीन पर अंगूठा लगवा लेता है पूरे 5 किलोग्राम का, लेकिन चोरी अभी भी वही है। फिर राइटर ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइव्स की बात करते हैं। ऑक्सिलरी नर्सेज एंड मिडवाइव्स, इनका हाल देखिए। उन्हें प्रूफ देना होता है कि उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग दी है, मतलब मदर्स को बताया है ब्रेस्ट फीडिंग के फायदों के बारे में, लेकिन प्रूफ कैसे? फोटो अपलोड करके। अगर देखो बिना काउंसलिंग के लिए फोटो डाल दी तो देखो सिस्टम खुश है। अगर अच्छी काउंसलिंग दी और फोटो अपलोड नहीं की तो फिर सिस्टम उनको पनिश करेगा। आंध्र प्रदेश का एग्जांपल है, एक ट्राइबल एरिया में ना एक एएनएम थी। एएनएम मतलब ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ थी। अब वहां पे ना इंटरनेट नहीं आ रहा था। वो सिग्नल ढूंढने के लिए ना 300 मीटर दूर गई और ऐप ने ना उसे फ्रॉड मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐप की ना जियो फेंसिंग कह रही थी कि तुम लोकेशन से दूर हो। फिर उस ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ को ना शो का नोटिस जारी कर दिया गया। सोचिए उस वर्कर पे क्या बीती होगी। वो सिग्नल ढूंढने के लिए बेचारी 300 मीटर दूर गई और ऐप ने बोल दिया कि आप लोकेशन पे हो ही नहीं और आप फ्रॉड कर रही हो। तो वो वर्कर देखो सिंसियर थी, लेकिन मेहनत भी कर रही थी, बट ऐप ने उसे चोर बता दिया। अब देखो यहां पे ना दो चीजें आती हैं जो आप ना जीएस पेपर 4 में भी यूज कर सकते हो। इकोनॉमिस्ट जीन ड्रीज और अमर्त्य सेन ने ना बहुत गहरी बात कही थी। दो शब्द हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी। जो देखो अकाउंटेबिलिटी है ना, यानी जवाबदेही है, ये डंडे के जोर पर होती है। तुम्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि बॉस देख रहा है। ये देखो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। लेकिन दूसरी चीज है अकाउंटेबिलिटी के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी जो है वो अंदर से आती है। मैं ये करूंगा क्योंकि देखो ये पब्लिक के लिए है, ये इंटरनल मोटिवेशन है। तो राइटर बोलते हैं देखो ये जो टेक वगैरह आप लेके आते हो ना, नई नई ऐप लेके आते हो, ये सिर्फ एक्सटर्नल जवाबदेही पे फोकस करता है। मतलब बाहर से कोई प्रेशर डाल रहा है कि आपको ना ये करना पड़ेगा। तो ये जो एप्स हैं ये वर्कर्स को रोबोट समझते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, इंटरनल मोटिवेशन को। एक सिंसियर डॉक्टर हो या टीचर, वो देखो इसलिए अच्छा काम करता है क्योंकि वो केयर करता है पेशेंट्स की, स्टूडेंट्स की। लेकिन देखो ऐप के डर से वो केयर वाली जो वैल्यू है ना, उस सिंसियर डॉक्टर या टीचर के अंदर से खत्म हो जाती है। समझ गए? अब लास्ट में एक टेक्निकल टर्म की बात राइटर करते हैं। टेक्निकल टर्म का क्या नाम है? एग्नोटोलॉजी। एग्नोटोलॉजी, ये क्या है टेक्निकल टर्म? एग्नोटोलॉजी देखो आसान भाषा में इसका मतलब है जानबूझकर अनजान बनना। जैसे देखो टोबैको कंपनीज को ना पता था सिगरेट से कैंसर होता है, बट देखो दशकों तक उन्होंने इस बात को छुपाया, कंफ्यूजन फैलाया ताकि उनका धंधा जो है वो चलता रहे। सरकार भी यही कर रही है, जानबूझ के अनजान बन रही है। गवर्नमेंट को पता है ये जो एप्लीकेशन है, जैसे मनरेगा में NMMS वाली एप्लीकेशन है, ये फेल हो रही है, सरकार ने खुद माना है, बट फिर भी वो FRT ला रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाली ऐप ला रहे हैं। वो फेलियर को इग्नोर कर रहे हैं। शायद उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, टेक कंपनीज का फायदा है, मोबाइल बेचने हैं, सर्वर बेचने हैं, डेटा बेचना है। टेक कंपनीज वही कर रही हैं जो टोबैको कंपनीज करती थी और गवर्नमेंट इसमें उनका ना साथ दे रही है। तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो टेक्नोलॉजी हर मर्ज की दवा नहीं है। एप्स हमें ना झूठा सुकून देती हैं कि सब ठीक है। हमें वास्तव में कुछ करना चाहिए तो हमें ना वर्क कल्चर इंप्रूव करना होगा, सोशल नॉर्म्स बदलने होंगे, वर्कर्स पर ट्रस्ट करना होगा, सिर्फ सर्विलियंस नहीं बल्कि उनको इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अच्छा आर्टिकल था। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में ना हम कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे शुरुआत में कि प्रेसिडेंट पुतिन का दिल्ली में आना क्यों स्पेशल है, और दूसरा क्या मैसेज दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पर्सनली रिसीव किया एयरपोर्ट पे जाके, तो क्या मैसेज यहां से निकला, और सैंक्शंस के बीच में इंडिया और रशिया व्यापार कैसे करेंगे। फिर डिफेंस डील्स पर चुप्पी क्यों साधी गई है इस विजिट के दौरान, ये भी डिस्कस करेंगे। और
लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कंक्लूजन क्या है। पेंडुलम नहीं बनना है इंडिया को स्टेबल पार्टनर बनना है। तो सबसे पहले थोड़ा ना हम फ्लैशबैक में चलते हैं। देखो, इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो आज की नहीं है, आपको पता है 10 को पुरानी है। और इस साल हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ना 25 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं पिछले हफ्ते दिल्ली आए। अब आप ये चीज नोट कीजिए, 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के साथ में वार स्टार्ट हुआ था ना, तब से पुतिन ज्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं। पूरी जो वेस्टर्न दुनिया है उनके खिलाफ है, वेस्टर्न वर्ल्ड उनके खिलाफ है। उनके नाम पर आईसीसी का वारंट भी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट भी है उनके खिलाफ में। मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ना पुतिन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। इल्जाम यह है यूक्रेन वार क्राइम्स। सोचो, अब ऐसे इंसान को इंडिया बुला रहा है, तो देखो ये वैसे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रिस्क था, लेकिन इंडिया ने ये रिस्क लिया। पीएम मोदी ने कहा, देखो रशिया ना हमारा ध्रुव तारा है, हमारा पोल स्टार है, मतलब जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन देता है। अब यहां पे जो ये कीवर्ड है ना, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ऐसे मेंस में आप कीवर्ड यूज करते हो ना, जैसे इंडिया और रशिया इंडिया का ध्रुव तारा क्यों है? क्योंकि रशिया के साथ में हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं हुई, चल रही है, मतलब अच्छी चल रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टेंशन आई बहुत ज्यादा दोस्ती में, नहीं, सही चल रही है, इसलिए ध्रुव तारा बोला गया। अब देखो, राइटर बोलते हैं दूसरी चीज, जब पुतिन इंडिया में लैंड करते हैं ना, आमतौर पे देखो प्रोटोकॉल ये होता है कि मिनिस्टर्स वगैरह ना रिसीव करते हैं अगर कोई दूसरे देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आता है तो। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी खुद गए एयरपोर्ट पे और उन्हें देखो स्टेट विजिट का दर्जा दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के टेन्योर में ना पहली बार हुआ पुतिन के लिए, ऐसा नहीं कि बाकियों के लिए तो हुआ है, ट्रंप वगैरह आए तो प्रधानमंत्री मोदी लेने गए थे, लेकिन पुतिन के साथ में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद गए उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। अब इसके पीछे ना एक हिडन मैसेज था। हिडन मैसेज क्या था? डिप्लोमेसी में देखो एक्शंस बहुत ज्यादा बोलते हैं, वर्ड्स नहीं बोलते, एक्शंस बोलते हैं। तो इंडिया ने ना वेस्ट को ये क्लियर सिग्नल दिया है कि दुनिया बेशक देखो रशिया को आइसोलेट करे, बट रशिया हमारा दोस्त बना रहेगा। फिर दूसरा सिग्नल इंडिया ने यह दिया, हम शांति चाहते हैं बट रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो यह मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया एयरपोर्ट पे जाके पुतिन को रिसीव करके। अब इसका मतलब इंडिया ने ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी शो की है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को इस प्रकार से बुला के, बल्कि एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी कैसे शो की है? देखो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का मतलब होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला लेना, चाहे यूएस गुस्सा हो या यूरोप, हमें फर्क नहीं पड़ता। पुतिन ने भी इंडिया आके वेस्ट को दिखा दिया है। उन्होंने यूएस का जो पीस प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया। वो यूक्रेन पर हमला तेज कर रहे हैं और इस टेंशंस के बीच में भी इंडिया ने उन्हें गले लगाया। तो मतलब पुतिन ने भी शो कर दिया कि इंडिया उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पैसों की, यानी इकोनॉमिक्स की। देखो, वेस्ट ने ना रशिया के ऊपर भारी सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इंडियन कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर है कि वो रशिया की कंपनीज के साथ में डील करना बंद करें। यूएस ने तो बल्कि 25% सरचार्ज भी लगा दिया है कि आप इंडिया से तेल परचेज कर रहे हो तो आप पे 25% सरचार्ज लगेगा। मतलब जब आप यूएस में माल भेजोगे तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेंगे। मतलब समझ गए? तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने देखो जुगाड़ किया, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म खोजा। हमने नए रास्ते ढूंढे हैं। मतलब पेमेंट सिस्टम हम डॉलर नहीं यूज कर सकते, हम यूज करेंगे नेशनल करेंसी पेमेंट सिस्टम। मतलब रूपी रूबल ट्रेड को हम स्मूथ बनाएंगे। फिर देखो, इंडिया में ना खेती इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए फर्टिलाइजर्स, और हम रशिया में ही जॉइंटली यूरिया प्लांट लगाएंगे ताकि वहां से सस्ता जो फर्टिलाइजर है वो सीधा इंडिया में आए। तो दूसरा प्रोविजन ये किया गया है इकोनॉमिक्स में। तीसरा, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। रशिया में ना वार की वजह से मैन पावर काफी ज्यादा कम है और इंडिया के पास में यंग पॉपुलेशन है, तो हम वहां पे ना स्किल्ड लेबर भेजेंगे, तो ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुआ। फिर नेक्स्ट है मैरीटाइम कॉरिडोर।
कनेक्टिविटी देखो बढ़ानी है दोनों देशों को, और इसलिए फोकस है चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट पर। एक मैरीटाइम रूट है, अभी इसमें स्लाइड में मैप ऐड नहीं किया गया, नहीं तो आपको दिखाता। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट, इस पे फोकस है ताकि सामान जो है जल्दी भेजा जा सके और सस्ता भेजा जा सके। तो ये तो देखो सारी हमने अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर ली जो पुतिन की विजिट से निकल के आई, लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है? राइटर बोलते हैं देखो स्ट्रेटेजिक एरियाज में ना कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, डिफेंस हार्डवेयर की खरीद फरोख्त को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, स्पेस कोऑपरेशन को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इंडिया को पता था कि यूएस इस विजिट को देख रहा है, अगर हम रशिया से नए मिसाइल्स खरीदते तो यूएस गुस्सा होता। अभी देखो इंडिया यूएस और इंडिया ईयू जो ट्रेड डील्स हैं वो साइन होने वाले हैं, तो हमें देखो उन्हें भी खुश करना था, इसलिए हमने ना कोई स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन नहीं किया पुतिन की इस विजिट के दौरान। पुतिन ने हमें क्या ऑफर किया? पुतिन ने हमें ऑफर किया अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाईज, बिना रुके हम आपको ऑयल सप्लाई करेंगे। लेकिन इंडिया ने ना रशिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाने का कोई वादा नहीं किया, और दोनों देशों ने जो टारगेट रखा है ना 2030 तक ट्रेड जो है वो $100 बिलियन तक लेकर जाएंगे। इस प्रकार से देखो ये टारगेट तो डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इंडिया का मैसेज क्लियर था। इंडिया का मैसेज ये था इस विजिट के दौरान कि रशिया देखो हमारा दोस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हम वेस्ट से दुश्मनी नहीं मोल लेंगे, और इसी चीज को बोलते हैं डिप्लोमेसी। इसी चीज को क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी। तो देखो पूरे एपिसोड का, यानी पूरे जो ये विजिट हुई पुतिन की, इसका निचोड़ ये है कि ना हमें बैलेंसिंग करनी होगी, हमें स्विंगिंग नहीं चाहिए। मतलब आपने पेंडुलम देखा होगा जो घूमता रहता है, ये पेंडुलम है, इधर 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 ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, पेंडुलम घूमता रहता है। लेकिन देखो इंडिया को ना पेंडुलम नहीं बनना है, हमें एक स्टेडी वॉकर बनना है, हमें एक बैलेंस पार्टनर बनना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो हमने दूसरे वाला आर्टिकल डिस्कस किया था ना, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन वाला, तो उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।